विनाशकाले विपरीत बुद्धि, यानी कि जब इंसान का विनाश होना होता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट होने लगती है। और यहाँ हम किसी इंसान की नहीं बल्कि पूरे के पूरे भारत देश की बात कर रहे हैं। वो भारत देश जिस पर हम गर्व करते हैं, लेकिन हमारे देश ने भी कई सारी ऐसी गलतियां की हैं जिसकी वजह से आज हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं। और भारत की सबसे बड़ी गलती थी वैज्ञानिक नंबी नारायण को समझने की, जिन्हें भारत ने देशद्रोही कहकर जेल में डाल दिया। और जब वो जेल से निकले तब तक भारत की साइंटिफिक टेक्नोलॉजी की बैंड बज चुके थे। तो क्या है असली कहानी? कौन थे नंबी नारायण और क्यों उनकी वजह से भारत आज 15 साल पीछे चला गया? दोस्तों, हमारे बॉलीवुड में बहुत कम ही ऐसे मौके आते हैं जब फिल्मों में असलियत को बिना किसी फिल्टर के दिखाया जाता है। और रॉकेटरी ऐसी ही फिल्म है जिसमें वैज्ञानिक नंबी नारायण की जिंदगी से जुड़े वो किस्से लोगों को बताए जा रहे हैं, जिसे सुनकर समझ नहीं आता कि खुशी मनाएं कि हमारे भारत में इतने महान वैज्ञानिक हुआ करते थे, या दुख मनाएं कि इन वैज्ञानिकों को अफवाहों के चलते देशद्रोही करार दिया गया। दोस्तों, शर्म की बात तो है ही, जो शख्स हमारे भारत को बुलंदियों पर पहुंचा सकता था। भारत ने जो उपलब्धियां साल 2014 में प्राप्त की, वो 15 साल पहले 1999 में ही भारत पा सकता था। लेकिन सिर्फ एक छोटी सी गलती ने भारत के पूरे इतिहास को बदल कर रख दिया। वरना दुनिया की सबसे एफिशिएंट स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो आज पूरी दुनिया की सबसे टॉप लेवल की स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होते, जिसकी टक्कर डायरेक्ट नासा से होती। लेकिन नहीं नासा ये चाहता था और नहीं बाकी दुनिया के लोग। इसलिए उन्होंने एक ऐसी साजिश रची कि भारत उसमें फंसता चला गया और आज भारत अपने समय से 15 साल पीछे है। दोस्तों, नंबी नारायण वो शख्स हैं जिन्हें आज से पहले कोई नहीं जानता था। जब इनके ऊपर इल्जाम लगे तो इन्हें देशद्रोही घोषित करने वाले लोगों का तांता लग गया। लेकिन जब इन्होंने अपना सच साबित किया तो कोई भी इनके समर्थन के लिए खड़ा नहीं हुआ। जिस महान वैज्ञानिक के दम पे हम अमेरिका को पछाड़ सकते थे, वो लगातार 24 सालों तक अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ अकेला लड़ता रहा और उसे इंसाफ मिलने में 2 दशक से भी ज्यादा समय बर्बाद हो गया। क्योंकि अगर 1994 में इन्हें देशद्रोही घोषित करके जेल में न डाला गया होता तो भारत की स्पेस एजेंसी इसरो बहुत पहले ही ऐसी टेक्नोलॉजी तैयार कर लेती जो हमारे स्पेस रिसर्च प्रोग्राम के लिए काफी जरूरी हुआ करते थे, जिसके बाद भारत दुनिया भर के बाकी देशों को कांटे की टक्कर दे पाता। दोस्तों, ये बात आज से 40 से 50 सालों पहले की है। तब परिस्थितियां बहुत ही ज्यादा अलग थी। केवल 2 देश आपस में एक दूसरे से ऊपर उठने में लगे हुए थे, जिनमें से एक था अमेरिका तो दूसरा था रशिया। जहाँ सबसे पहले रशिया ने अंतरिक्ष में इंसान को भेजने का रिकॉर्ड बनाया, तो वहीं चांद पर सबसे पहले अमेरिका पहुंचकर इतिहास के पन्नों में अपनी जगह बना रहा था। अब बारी थी मंगल ग्रह की। उस दौरान हमारी भारत की स्पेस एजेंसी भी काफी मेहनत कर रहे थे। लेकिन मुश्किल ये थी कि भारत को तब स्पेस रिसर्च से जुड़ी टेक्नोलॉजी के लिए अमेरिका, रशिया और फ्रांस जैसे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, जो बहुत ही महंगे दामों में भारत को चीजें बेचते थे। वहीं इन देशों को डर भी लगा रहता था कि अगर भारत उनकी टेक्नोलॉजी लेकर उनसे आगे निकल गया तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए वो कई बार भारत को मना भी कर देते थे। इन सबके बाद भारत ने सोचा कि क्यों ना हम खुद की टेक्नोलॉजी डेवलप करें, और तब जाकर कहानी में हमारे हीरो यानी कि नंबी नारायण आते हैं। दोस्तों, पद्म भूषण प्राप्त करने वाले नंबी नारायण का जन्म 12 दिसंबर 1941 को तमिलनाडु में हुआ था। 5 बहनों के इकलौते भाई नंबी नारायण के पिता नारियल का व्यापार करते थे और इनकी माता हाउसवाइफ थी। स्कूल के दिनों से ही वो पढ़ाई में काफी तेज थे और स्कूल के दिनों में वो हमेशा टॉप किया करते थे। जिसके बाद उन्होंने इंजीनियरिंग की और एक चीनी की मिल में काम करने लगे। पर रॉकेट उड़ाने वाला बंदा भला चीनी मिल में कितने दिन टिकेगा? हमेशा नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में खोजबीन करने वाले नंबी नारायण की मुलाकात 1966 के दौरान विक्रम साराभाई से हुई, जिस समय इसरो के चेयरपर्सन हुआ करते थे। तब नंबी नारायण रॉकेट के लिए पेलोड इंटीग्रेटर के तौर पे काम कर रहे थे। साराभाई हमेशा से ये चाहते थे कि इसरो को ज्वाइन करने वाले लोग पूरी तरह से क्वालिफाइड हों। इसलिए नंबी नारायण ने एमटेक करने के लिए तिरुवनंतपुरम के इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया और फिर साराभाई के प्रयासों से नंबी नारायण को नासा की फेलोशिप भी मिल गई। वहां से उन्होंने केमिकल रॉकेट प्रोपल्शन में मास्टर्स की डिग्री भी हासिल की, वो भी सिर्फ 10 महीने के अंदर, और ये अपने आप में बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड था। नंबी की उपलब्धियों को देखते हुए ही नासा ने उन्हें अपने यहाँ काम करने का ऑफर भी दे डाला। लेकिन नंबी नारायण एक सच्चे देशभक्त थे। नासा की तमाम सुख सुविधाओं को छोड़कर उन्होंने अपने ज्ञान को अपने देश के हित में लगाने का फैसला किया और नासा के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। 1970 के दशक में नंबी ने भारत में फ्यूल रॉकेट टेक्निक की शुरुआत की। साथ ही वो भविष्य के लिए नई नई तकनीकों पर काम कर रहे थे और उन्होंने भारत में पहली बार लिक्विड प्रोपेलेंट मोटर भी तैयार कर दी। चीजें इसी तरह बढ़ती रहीं और नंबी नारायण अपने देश के लिए लगातार काम करते रहे। 90 के दशक में तो भारत स्वदेशी तकनीकों पर काम करने का पूरा प्रयास कर रहा था और उसी वक्त नंबी नारायण क्रायोजेनिक इंजन प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। उन्होंने सरकार को भी ये भरोसा दिलाया कि भारत स्पेस रिसर्च में पूरी तरह से सक्षम है और हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं, जिसकी वजह से आने वाले समय में भारत के स्पेस मिशन बहुत ही सस्ते हो जाएंगे। इन सारी चीजों को देखते हुए भारत की सरकार ने नंबी नारायण को क्रायोजेनिक इंजन प्रोजेक्ट का डायरेक्टर बना दिया। दोस्तों, क्रायोजेनिक इंजन लिक्विड फ्यूल वाले इंजन होते हैं
जहां ये रॉकेट टेक्नोलॉजी का एक ऐसा हिस्सा है जिसमें ईंधन के तौर पे लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है। इस टेक्नोलॉजी से पहले रॉकेट में सॉलिड फ्यूल इंजन का इस्तेमाल होता था। तब रॉकेट का वजन भारी हो जाता था, जिसकी वजह से खर्च कई गुना बढ़ जाता था। लेकिन क्रायोजेनिक इंजन प्रोजेक्ट के आ जाने से स्पेस प्रोजेक्ट काफी ज्यादा सस्ते और आसान हो गए। उसके अलावा लिक्विड ऑक्सीजन से ज्यादा पावर और थ्रस्ट प्रोड्यूस होते हैं। 90 के दशक में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया पहले ही इसे तैयार कर चुके थे। वहीं हमारे भारत में नंबी नारायण इस प्रोजेक्ट पे लगातार काम कर रहे थे। माना जा रहा था कि भारत जल्द ही इस टेक्नोलॉजी को बनाकर तैयार कर लेगा। भारत काफी खुश था, लेकिन जब ये जानकारी अमेरिका और रशिया जैसे देशों तक पहुंची तो इनके सिर पे दुखों के बादल मंडराने लगे। दोनों ही देशों को ये डर था कि अगर भारत ने इस टेक्नोलॉजी को विकसित कर लिया तो फिर वो भारत से अपनी टेक्नोलॉजी बेचकर मोटी कमाई नहीं कर पाएंगे और इस टेक्नोलॉजी की वजह से भारत भी भविष्य में उनके बराबर पहुंच सकता है। इसी डर ने एक ऐसी साजिश को अंजाम दिया जिसका खामियाजा भारत को बहुत ही बुरी तरीके से भुगतना पड़ा। साल 1994 के अक्टूबर महीने में केरल पुलिस ने तिरुवनंतपुरम में मालदीव्स की मरियम रशीदा नाम की एक महिला को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के वक्त मरियम के पास इसरो के कुछ रॉकेट इंजन के डिजाइन मिले, जिसके बाद यह आरोप लगा कि मरियम इसरो के स्वदेशी क्रायोनिक इंजन के डिजाइन को पाकिस्तान को बेचने वाले थे। जिसके बाद पुलिस ने इसरो के टॉप साइंटिस्ट और क्रायोजेनिक इंजन प्रोजेक्ट के डायरेक्टर नंबी नारायण समेत 2 और वैज्ञानिकों डी शशि कुमारन और डेप्यूटी डायरेक्टर के चंद्रशेखर को गिरफ्तार किया। इसके अलावा रूसी स्पेस एजेंसी के भारतीय प्रतिनिधि एसके शर्मा के साथ साथ मरियम की दोस्त फौजिया हुसैन को भी गिरफ्तार किया गया। इन सभी के ऊपर इसरो के क्रायोजेनिक इंजन प्रोजेक्ट से जुड़ी खुफिया जानकारी पाकिस्तान के साथ ही दूसरे देशों को बेचने के आरोप लगे थे। गिरफ्तार हुई महिलाओं का कहना था कि उन्होंने भारतीय वैज्ञानिकों को हनी ट्रैप में फंसाकर ये डिजाइन हासिल किए थे। जिसके बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो ने क्रायोजेनिक प्रोजेक्ट के डायरेक्टर नंबी नारायण से पूछताछ शुरू की, लेकिन नंबी ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को बेबुनियाद कहा और ये भी कहा कि ये सारी चीजें उनके खिलाफ हो रही साजिश है ताकि भारत अपने मिशन में कामयाब न हो सके। लेकिन उस समय किसी ने भी इनकी एक न सुने। बिना जांचे परखे पुलिस की कही बातों पर भरोसा करते हुए मीडिया ने भी नंबी नारायण को देश का गद्दार घोषित कर दिया। हर कोई नंबी नारायण के ऊपर उंगलियां उठा रहा था। किसी को सच्चाई का पता नहीं था, लेकिन लोग नंबी नारायण के पीछे हाथ धोकर पड़ गए थे। और ये सब कुछ तब हो रहा था जब नंबी नारायण क्रायोजेनिक इंजन बनाने के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे। अगर ये प्रोजेक्ट सफल हो जाता तो देश की हालत कुछ और ही होती। हमारे देश का काफी पैसा बच जाता, जिसे देश के विकास के दूसरे कामों में इस्तेमाल किया जा सकता था। लेकिन नहीं, भला देश के दुश्मनों को यह कहाँ मंजूर था कि भारत आगे निकले। जिसकी वजह से नंबी नारायण की गिरफ्तारी के कारण भारत की स्पेस एजेंसी इसरो कई दशक पीछे चली गई। जो काम 1999 में हो जाता, उसी काम को होने में 15 साल और लग गए। नंबी नारायण अपनी बेगुनाही का सबूत दे रहे थे, लेकिन पुलिस कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। उन्हें घर से उठा लिया गया और पूरे 50 दिनों तक उन्हें जेल में रखा गया और फिर अगले 2 सालों तक अलग अलग इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज द्वारा उन्हें टॉर्चर किया गया। हालात तो ये भी हो गए थे कि उन्होंने सुसाइड का भी मन बना लिया था, लेकिन फिर 26 सालों के कड़े संघर्ष के बाद उन्हें न्याय मिला। जब ये केस सीबीआई के पास गया तो उन्होंने अपनी जांच में नंबी नारायण को निर्दोष घोषित किया और फिर बाद में ये बात सामने आई कि भारत के इस प्रोग्राम को रोकने के लिए ही नंबी नारायण को इन सारी चीजों में फंसाया गया था, जिसमें अमेरिका का हाथ था। क्योंकि अमेरिका जानता था कि अगर स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत आत्मनिर्भर हो गया तो अमेरिका को खतरा पहुंच सकता है, और इसी डर से इतनी बड़ी साजिश रची गई जिसके बारे में किसी को भी मालूम नहीं था। पर अब दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। दोस्तों, नंबी नारायण की पूरी कहानी आप उनके ऊपर बनी फिल्म रॉकेटरी में भी देख सकते हैं, जिसमें उनके जीवन का हर एक सच निचोड़ कर बताया गया है। अब आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताएं, और इसी तरह के वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।